नमस्कार, मैं अजीत कुमार हिंदी साहित्य सम्मेलन गुरारू शाखा के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है बेरोजगारी की समस्या। आज परिचर्चा भाग 5 में बेरोजगारी की समस्या पर हम चर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच 3 बेरोजगार लोग उपस्थित हैं और इनका हम राय जानेंगे, इनका विचार जानेंगे कि इनका विचार क्या है। तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की और बेरोजगारी इतने अधिक बढ़ती जा रही है कि चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और रोज़गार के लिए सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं आ रही है। और एक ज्वलंत मुद्दा है, हर पार्टी बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाने के लिए आती है, आगे आवाज़ उठाती है और जब सरकार में आ जाती है तो वो सारे वादे भूल जाती है और फिर सब एक रंग में रंग जाते हैं। तो एक बेरोजगारों के लिए ये बेरोजगारी की समस्या को समाधान के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आगे, किसे आगे आना होगा और कैसे बेरोजगारी ये मिटेगी, इसी पे हम परिचर्चा करेंगे। तो हमारे बीच उपस्थित हैं नवीन कुमार जी, एक बेरोजगार हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। और हमारे बीच दूसरा उपस्थित हैं आनंद कुमार जी, ये भी तैयारी में लगे हुए हैं और रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं सुजीत कुमार जी, ये भी एक बेरोजगार हैं और ये भी तैयारी में लगे हुए हैं जी जान से, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो हम इसी पे परिचर्चा करेंगे और हम सवाल को आगे बढ़ाते हुए आनंद जी से मेरा पहला सवाल है कि आनंद जी आप बताइए बेरोजगारी क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? जी, बेरोजगारी जिसने अच्छी शिक्षा ली हुई बेरोजगार युवा जिसके पास कोई रोजगार नहीं है वो आजकल रोड पर ही घूमन चल रहा है। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से अच्छी डिग्रियां लेकर के, एग्जाम्पल में IT डिपार्टमेंट में IT से करके, MBBS करके, PG करके, IIT से पास आउट, सारे छात्र के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सरकार के पास रोजगार देने के लिए उस क्षेत्र में रोजगार दे सके। और इसी की वजह से रोजगार न रहने की वजह से भी छात्र लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और लास्ट में उम्र खत्म होते होते बेरोजगार होकर रोड पर रह जाते हैं। बस यही बेरोजगार है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि युवा लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं, योग्य तो बन रहे हैं, लेकिन उनके योग्यता के अनुसार उनके पास काम नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है और वो डिग्री पाने के बाद फिर बेरोजगारी के दलदल में फंस जाते हैं। तो मैं इस सवाल को अब इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं नवीन जी से सवाल करना चाहूँगा कि बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है? सही आपने सवाल पूछा कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहले बता, बेरोजगारी बढ़ने का कारण तो एक हमारे लिए देश का बहुत बड़ा चीज है कि जनसंख्या बहुत तेजी से हमारा देश का ग्रोथ कर रहा है, उस अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या तो रोजगार का रेशियो में सृजन नहीं होना। और दूसरी बात तो कहें तो एक आपके पास एक समय नहीं है कि आपको उस सेक्टर में आप रेलवे का बहाली देखिए या SSC का देखिए, और आप देखिए एक बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस भी, चाहे जो राज्य सरकार की पुलिसें भर्ती हो, एक उनका टाइम सीमा नहीं है। मतलब आप किस समय में आपका एग्जाम हो जाएगा, किस समय में भर्तियां पूर्ति हो जाएगी, ये आपका समय नहीं है। हाँ, सरकार के पास ये जरूर है कि हमारे 5 साल में चुनाव हो जाएंगे। सरकार के पास ये टाइम है कि से हमारे चुनाव कब और किस समय होगा, इस सरकार के पास डाटा है। लेकिन युवाओं, बेरोजगारों के पास ये तय सीमा नहीं है कि आपका नौकरियां का आपका लिमिट क्या है, आपका पूर्ति होने में कितना समय लगेगा और कब आपका बहाली आएगा। ये हमारे लिए
कोई तय सीमा नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी बढ़ने बहुत का। बड़ी बात कही आपने कि एक तो है कि बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है कि जनसंख्या वृद्धि। दूसरी बात है कि वैकेंसीज आते हैं लेकिन वो निश्चित समय में पूरा नहीं किए जाते हैं, यानी वो किसी न किसी वजह से टाले जाते हैं। 5 साल 6 साल 10 साल लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि योग्य विद्यार्थी भी फिर 10 साल के बाद वो एनर्जी नहीं रह पाता है और वो वैकेंसी में शामिल होता है, परीक्षा देता है, फिर वो पास नहीं हो पाता, जिसके कारण से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ये भी एक मेन कारण है कि सरकार को तो चुनाव समय पर हो जाना चाहिए, लेकिन वैकेंसी के कोई समय सीमा नहीं है कि इतने दिन के अंदर वो बहाली हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मेरा अगला सवाल है सुजीत जी से कि आजकल अधिकांश वैकेंसी किसी न किसी वजह से कोर्ट तक पहुंच जाती है, फिर अनिश्चितकालीन स्थगित हो जाती है या रद्द हो जाती है। तो इससे बेरोजगार लोग कितने प्रभावित होते हैं? आपने बात सही बोली, मतलब प्रश्न अच्छा किए हैं कि बेरोजगार लोग मतलब कि ये प्रशासनिक मतलब कि कमी है, जो मतलब कि जैसे कि कोई वैकेंसी निकला, वो वैकेंसी मतलब कि एग्ज़ाम हो रहा है 2 साल 3 साल बाद, तो पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर बिहार सरकार कहें या प्रशासनिक प्रॉब्लम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी कारण है कि जो मतलब कि सुजीत कुमार सही बात बोले कि सबसे बड़ा चीज हमारे लिए है कि प्रशासनिक व्यवस्था। आखिर छात्रों के लिए एक बेरोजगारी का होता है 2 साल 3 साल जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम देता है और एग्जाम देता है और प्लस में वो अंतिम स्टेज तक पहुंच जाता है कि मेरा बहाली पूरी हो जाएगा, लेकिन उसी समय उसका वो निराशा हाथ लगता है कि नहीं ये तो क्वेश्चन लीक था, और क्वेश्चन लीक होने के बाद मतलब कोर्ट तक पहुंच जाती है। और बेरोजगारी के लिए बहुत बड़ा समस्या है। और उसको सोचिए कि प्रशासनिक व्यवस्था उसको 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल तक आपको मतलब बहाली प्रक्रिया में उसको हटाएगी नहीं कि आपका बहाली क्या में कमी क्या थी, आपको मतलब पूरा बहाली उसको नहीं निकाल पाती है कि आपका बहाली साल भर के अंदर इस चीज को सृजन कर दिया जाएगा। नहीं, 2014 का बहाली देखिए बिहार एसएससी का अभी तक 20 लास्ट होने को है, लेकिन अभी तक उसका सेकंड स्टेज का एग्जाम बाकी है। सोचिए कि मतलब आपका 20 मतलब एक एग्जाम कंडक्ट करवाने में 6 साल लग रहा है। अगर इस 6 साल मतलब अगला 6 साल मतलब आने वाला पीढ़ी तो आपका 6 साल में आपका बहाली पूरे नहीं हो पाया, तो मतलब आप आगे वाला को भी दूसरा तैयार हो जाएंगे, दूसरा तैयारी किए और आपका आगे वाला का भी तैयारी नहीं और पीछे वाला का, तो दोनों जब ज्वाइंट करेंगे तो एक बड़ी मात्रा में बेरोजगारी तो उत्पन्न होना जरूरी है। सही बात आपने कही, यानी एक वैकेंसियाँ पूरी भी नहीं होती है और लटक जाते हैं मामले, जब तक वो क्लियर नहीं होते दूसरी वैकेंसी आ नहीं सकती है उसके जगह पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि तैयारी तो करते हैं, पूरी तरह से एनर्जेटिक तैयारी करते हैं और पूरी तरह से तैयार रहते हैं और तैयार होकर परीक्षा भी देते हैं। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट के टाइम पता चलता है कि क्वेश्चन लीक था, मामला कोर्ट में चला जाता है। तो वो विद्यार्थी वो छात्र जीत कर भी हार जाता है, यानी वो पूरी उम्मीद थी कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। सेलेक्ट एक साथ आ गए। मामला दब जाती है कि कोई मतलब वैकेंसी जो है ये एज का मतलब उम्र का सीमित रहता है और वो मतलब जो उम्र होता है वो निकल जाता है। ये भी बहुत बड़ा इसमें प्रशासन के साथ सरकार का भी दोष होती है। सरकार प्रतिबद्ध रहेगी तो प्रशासन ऑटोमेटिक टाइट रहेगा। जी सही बात है। प्रशासन को सस्पेंड करे, दूसरा बहाली करे उस जगह पर। इसमें मिली भगती सरकार का भी है कि हम रोजगारों को रखें, बरगला के रखें कि मेरा वोट वही बहाने वोट देते हैं कि मेरा सरकार है, हम बीपीएससी का बहाली निकाले हैं। हम अगर सरकार से चेंज हो जाएंगे, अगला वाला सरकार आपको बहाली नहीं निकालेगी, आप बहाल हुए तो ट्रेन अनफिल कर देगी, रद्द कर देगी। डर दिखा के वोट बैंक बना के बेरोजगारों को रखेंगे। चाहे किसी बहुत बड़ी बात है कि अब मैं अगला सवाल की ओर चलता हूँ और अगला सवाल आनंद जी से है कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाई है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी की ज़रूरत ना हो, आत्मनिर्भर बनिए, खुद कमाइए, यानी कि सरकार नौकरियां नहीं देने वाली है, यानी हमें ही कुछ करना होगा। तो क्या क्या चाहिए बेरोजगारों को, क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो हमें सरकार से सवाल करना चाहिए
हम आत्मनिर्भर बने कैसे, बिल्कुल सही बात। बने कैसे? जब कैसे बनने के बने? लिए रहता तो जितना मैं डिग्री लेने में, पढ़ाई करने में जो पैसा खर्च किए, तो जा रहे कि कोचिंग का फीस बढ़िया बढ़िया एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया सालाना लगता है। हम 5 साल 4 साल तैयारी करते हैं, उस मुताबिक अपना को ढाल लेते हैं कि हम क्लियर कर लेंगे। उस वक्त आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। अब पहले ही बता देते कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम नहीं तैयारी करते, जो पैसा हम उसमें लगाते कुछ करते। सब दूसरा सवाल, अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मान लीजिए कि सरकार ने, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नहीं, एक जी न्यूज स्टूडियो है जो उनका अपना गुणगान करने वाला स्टूडियो है, उसमें वो बैठ करके इंटरव्यू, इसी तरह का इंटरव्यू देते समय कहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे, जब एंकर से पूछें तो आपका स्टूडियो का बाहर क्यों है, पकौड़ा बेच रहा है, 200 रुपये रोज कमा रहा है, तो रोजगार नहीं हुई? तो एंकर ने काउंटर न करके, वफादारी करते हुए युवाओं ने काउंटर किया, अगर 200 रुपये रोजगार है, सब पकौड़ा बेचेंगे तो खाएगा कौन? सही से आप कहते हैं हम इतना सही बात नहीं बोले किसे। आप अगर एक डायरेक्ट युवाओं को बोल दीजिए कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, तो आत्मनिर्भर जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, आत्मनिर्भर पर जो आपका कोचिंग संचालन में जो खर्चा कर रहे हैं युवा, 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपया खर्चा करते हैं कि कम से कम एक हमारे लिए नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट उनको बोल दीजिए कि आप स्वतंत्र हैं, आप तो किसी सेक्टर में जा सकते हैं, आपका मेरे पास बहाली नहीं है, तो युवा कुछ अपना सोचेगा कि अगर पढ़ने से भी वही हालत है और न पढ़ने से हालत है, तो अपना आत्मनिर्भर के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचेगा। वही पैसा बचाकर अपना बिजनेस करेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी एक तरफ सरकार लोन दे रहे कि ऊंची डिग्री लो, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि पकौड़ा बेचें। यानी हम ऊंची डिग्रियां लेके पकौड़ा बेचें या कोई ऐसा काम करें कि आत्मनिर्भर बने, तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं स्टूडेंटों को? तो जो जब हम ऊंची डिग्री ले रहे हैं, आपके तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है कि ऊंची डिग्री लिया जाए। जोड़ना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मतलब तीसरा क्वेश्चन भेजने सरकार से दिया सर, हम युवाओं को समझ में आ रहा है, तो वो सरकार अपने कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों को, हम जैसे मेहनतकश पढ़े लिखे मेरे जवान लोगों को उनके तरफ गुलाम बना कर रखना चाहते हैं। बेरोजगार रहेंगे, भूख लगेगा, खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो कॉर्पोरेट घराना का जितना आपको मजदूरी देगी उतनी मजदूरी हम कम करना पड़ेगा। उस चीज को मजदूरी जहाँ हम लोग को 20,000 मिलेगी और 5,000 तो 5,000 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि भूख तो मरेंगे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसी को डिग्री लेके बैठे हैं, मुझे इस समझ में आ रही है, सरकार की मानसा में ठीक नहीं लग रही है पिछले 6 साल से। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम ऊंची डिग्रियां लेंगे और जब हमें नौकरियां नहीं मिलेगी, आत्मनिर्भर बनने की बात है, तो हम कहीं ना कहीं तो कुछ करेंगे। तो हम कहाँ कुछ करेंगे? जहाँ कुछ होगा वहीं हम उसको जाकर करना पड़ेगा। तो होगा किसके पास? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास कुछ होगा, तो कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, वहाँ जाके हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी हमें चारों तरफ से देखा जाए तो बेरोजगारों का ही मार है। बिल्कुल। यानी मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, और अगला सवाल नवीन जी से है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने 19 लाख नौकरियां देने की वादा की थी, और भाजपा की सरकार भी बन चुकी है। तो क्या सरकार की तरफ से कोई इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं? सबसे पहली बात बता दें कि भाजपा तो छात्रों का ठगने का हमेशा काम करती रही है, और ये सवाल तो पूरी तरह से हमारे लिए बेईमानी सवाल है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आप सूची तैयार करके देख लीजिए कि भाजपा पिछले जो आपने वादा किया था युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी, उस हिसाब से 2014 से 2021 को एक मान सकते हैं कि 6 साल, अगर 5 साल ही हम अगर मान लें कि 14 से 19 तक, उस हिसाब से उनको 10 करोड़ नौकरियां दे देना चाहिए था। लेकिन उसने 10 करोड़ छोड़िए 10 लाख ही नौकरियां दी है। हमें तो नहीं लगता है कि इसे 10 लाख भी नौकरियां उन्होंने दी होगी। तो आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि देश में आप जब 10 लाख नौकरियां नहीं दे सकते हैं, तो एक राज्य में आप 20 लाख का नौकरियां का वादा कर सकते हैं। इस सरासर बेईमानी होगा। युवाओं पर ठगा गया है, युवाओं को बरगलाने गया है, और युवाओं इससे हताहत भी है, और बहुत बड़ी समस्या युवाओं को ठगने का काम किया है। युवाओं को सिर्फ वोट बैंक का यूज किया गया है। बहुत यही कहना चाहिए आपने कि चुनावों में वादे तो किए जाते हैं, हर पार्टी वादा करती है या बेरोजगारों के प्रति भाषण देती है कि हम ये करेंगे, वो चुनाव के करेंगे। पहले मतलब कि ये करेंगे वो करेंगे, युवा को मतलब
लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वादा करने के बाद जब करने के बाद सरकार में आती है तो फिर उसी रंग में रंग जाती है और फिर बिल्कुल भूल जाती है, कुछ नहीं कर पाती है बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों के लिए बीच में एक शब्द भी नहीं बोलती है कि हम बेरोजगारी घटाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात कही आपने। तो मैं चलते चलते आनंद जी से पूछना चाहेंगे कि आप बेरोजगारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम बेरोजगार के लिए संदेश दे देते हैं कि हम लोग बेरोजगार किसी न किसी पार्टी बेसिस पे, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे जुड़े रहते हैं। लगता है कि पार्टी हमारे लिए अच्छा, उससे ऊपर उठ करके हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जैसे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों तो चूक हो गए, लेकिन आने वाला समय में हमें फिर से नहीं चूकना है, इसके लिए सचेत रहना होगा। और उसी लिए अभी से ही हम लोग को दलगत हो या कम्युनिटी हो, जो सरकार की मंशा हिंदू मुस्लिम, उससे ऊपर उठ करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे छात्र, सारे कम्युनिटी में बेरोजगारी है। सभी लोग अच्छे अच्छे डिग्री लेकर रहते हैं, घर पढ़े हुए हैं। उन सबसे ऊपर उठ करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, एक मंच तैयार करना होगा, और हम लोग को एक ऐसा आंदोलन चालू करना होगा, बेरोजगार मंच हो, जिसमें कोई पॉलिटिक्स बाजी ना हो, हर बेरोजगार के लिए आवाज उठाए। और चुनाव के वक्त सरकार को याद दिलाए, आपने इतना कहे थे, अब दिए नहीं दिए, हम अपने सांसद चुन के भेजे, वो उनके पास हम लोग जाए, कहे आपको कहे थे कि देंगे, मेरी सरकार बन जाएगी तो हम एक करेंगे, वो करेंगे, और सरकार में भी रहे 5 साल इसकी जिंदगी भी आप लोग जीनी है, हम लोग कब इसकी जिंदगी आ रही है। बिल्कुल सही बात आपने कही। जातिगत और समाज से ऊपर उठ के बेरोजगार का एक मंच होना चाहिए, जो आवाज़ उठाए और याद दिलाए। जो जुमलेबाजी हो रही है या जो भी घोषणाएं हो रही है, उन्हें याद दिलाना चाहिए कि हमारे लिए आप ये देने के लिए कहे थे, क्या हुआ। जी सर। और हर बेरोजगार के लिए आवाज़ उठना चाहिए। एक बेरोजगार की समस्या पूरे बेरोजगार की समस्या है। तो मैं यही क्वेश्चन नवीन जी से भी पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, आनंद जी ने सही सवाल किया। बेरोजगार के लिए क्या? बिल्कुल, आनंद जी ने सही जवाब दिया कि हम छात्रों युवाओं को दलगत से ऊपर उठकर एक मोर्चा पर लड़ना होगा। युवाओं को बेरोजगारी है, एक मोर्चा पर लड़ना होगा। अपने सांसदों और अपने विधायकों जो होते हैं, जो अपना प्रतिनिधि है, उनको घेराव करना होगा। आपने हमारे लिए वादा जो किया, उसका क्या वादा तेरा क्या हुआ, हर टाइम पे हमें याद दिलाते रहना होगा, सरकार को घेराव करते रहना होगा। और सबसे बड़ा चीज हमारे लिए है कि जाति विशेष, धर्म विशेष में हम लोग फंस जाते हैं, और इस छात्र के लिए दोषी सबसे बड़ी हमें लोग खुद में दोषी हैं कि हम लोग अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं। हम लोग युवाओं को इससे आगे ऊपर उठकर एक मोर्चा तैयार करना चाहिए। रोजगार बेरोजगारी के खिलाफ में हमें लड़ाई लड़नी होगी, तब हम अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है कि हमें जातिगत, जातिवाद और क्षेत्रवाद, दलवाद यानी पार्टीवाद से ऊपर उठकर हमें कुछ बेरोजगारों को एक होकर कुछ करना चाहिए, तभी हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो मैं सुजीत जी से भी पूछना चाहूँगा कि आप बेरोजगारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आनंद और नवीन ने ठीक ही कहा कि बेरोजगार लोग को मतलब एक कि यूनिटी होना चाहिए। पार्टी से मतलब कि जो भी पार्टी से जुड़े हुए वो मायने नहीं रखता है, आपको एक यूनिटी होना चाहिए। हम बेरोजगार हैं और जात पात धर्म छोड़ करके हम सब बेरोजगार को एक साथ होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि हमें हम क्यों बेरोजगार हैं, घराव करना चाहिए, रोड पे आना चाहिए। यही संदेश देना चाहते हैं आप लोग को कि जो भी बेरोजगार लोग, हम भी बेरोजगार हैं, आप सब एक होइए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे बीच कई बातें सामने आई है, जिससे एक स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, यानी बेरोजगारों के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। चुनाव आएगा, सब लोग वादे करेंगे, सभी लोग अपने अपने लुभावने वादे करेंगे, और जब वो सत्ता में आ जाएगी तो बेरोजगारों को भूल जाते हैं वो पार्टी अपना वादा भूल जाते हैं। तो बेरोजगारों को आगे आना होगा और बेरोजगारों को आवाज़ उठाना होगा और याद दिलाना होगा कि हमारे लिए जो आपने वादा किया था वो वादा क्या हुआ। तो एक बेरोजगार की समस्या, सभी बेरोजगार की समस्या होनी चाहिए, तो तभी कुछ हो सकता है,
नहीं तो इस तरह से वैकेंसियाँ आएगी, कोर्ट में जाएंगी, 10 साल लगेंगे एक वैकेंसी क्लियर होने में, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगी। और आत्मनिर्भर बनने की बात है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए कहती है सरकार, लेकिन ये नहीं कहते कि हम क्या करें, क्या आत्मनिर्भर में हम क्या करें। आप कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहां हम कुछ करें। तो उस तरह की बातें, सिर्फ बातें आती है, लेकिन उस तरह की व्यवस्था नहीं आती है जिससे बेरोजगार लोग आत्मनिर्भर बन सकें। चुनाव तक हम लोग को रोजगार देने की वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसी में आत्मनिर्भर बनने का वादा कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले वादा करते हैं कि नौकरी देंगे, लेकिन जीतने के बाद कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन रहे। तो हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग आए और परिचर्चा किए, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। धन्यवाद।